हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम महा टी सी टेट टैट अदर स्टेट के टैट के लिए साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं जो 7th और 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक्स में से लिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस भी हम इसमें मिलते हैं इन टॉपिक्स में। तो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। और एग्जाम में जाने से पहले प्लीज़ आप इस वीडियो को देख के जाइए, मस्ट वॉच वीडियो है। सारे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स है, जो सारे टॉपिक्स है, वो हमने इसमें कवर किए हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का, उस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक है प्रोकैरियोट्स और एक है यूकैरियोट्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं बैक्टीरिया। ये याद रखेंगे, एग्जाम्पल्स पूछ लेता है कि बैक्टीरिया क्या है, तो वो है प्रोकैरियोट्स। ओके, और यूकैरियोट्स जो होते हैं वो प्रोटिस्टा, फंगई और अलगी होते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स जो है प्रोटिस्टा, फंगई और अलगी होते हैं। ये याद रखेंगे इनके एग्जाम्पल्स। अच्छा, इनका जो साइज होता है ना, वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम हमेशा किस में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में, है ना। तो इनका 1 मीटर जो है 10⁻⁶ माइक्रोमीटर, इस पे भी क्वेश्चन बने हैं। 1 मीटर 10⁹ नैनोमीटर, बहुत ही माइन्यूट होते हैं और माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम इसको देख सकते हैं, नेकेड आइज से हम इनको नहीं देख सकते। ओके, तो बैक्टीरिया का साइज यहाँ पे दिया हुआ है। एवरेज साइज जो है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर में है। यूनिसेल्यूलर होते हैं ये जो होते हैं बैक्टीरिया, वो जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं और बहुत ही जल्दी वो मल्टीप्लाई होते हैं ना। यहाँ पे दिया हुआ है एक्चुअल में कि कैसे होता है, 20 मिनट्स में ये डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टाइमिंग आपको याद रखना है कि 20 मिनट्स में इनकी क्वांटिटी कैसी हो जाती है, डबल हो जाती है। और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है ना, इस पर भी हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि बाइनरी फीजन है ना, फीजन होता है इनका, उसमें से इनका प्रोडक्शन बढ़ते चला जाता है, बहुत ही जल्दी बढ़ता है। ओके, तो यूनिसेलुलर है बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यूनिसेलुलर होते हैं बैक्टीरिया, सिंगल सेल होते हैं, है ना। और ये जो है प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में आते हैं। बाइनरी फीजन से इनका रिप्रोडक्शन होता है और डबल हो जाते हैं 20 मिनट्स में। अच्छा, इनके टाइप्स भी पूछ लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया के साइज जो उनके शेप के ऊपर रहते हैं। कॉकक्स जो है वो सर्कल शेप का होता है। कोकोबैसिलस जो होता है कैप्सूल के जैसा होता है। बैसिलस, वाइब्रियो का एक क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर में, तो कॉमा शेप का होता है वो, है ना, हमारा कॉमा ऐसा होता है ना, तो इस शेप का होता है ये बैक्टीरिया। स्पाइरलम जो है वो नाम ही बता रहा है कि स्पाइरल शेप का होगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका जो है डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, एवरेज साइज आपको पता होना चाहिए। यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंगई और अलगी होते हैं। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिसीजेज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कितने टाइप्स की डिसीजेज होती है। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अगर आप ड्यूरेशन देख रहे हो कि कितने देर बीमारी रहेंगी, तो वो उसमें आपका क्रोनिक डिसीज हो सकती है और एक्यूट डिसीज हो सकती है ना। लंबा ड्यूरेशन लेने वाली जो डिसीजेज होती है वो क्रोनिक और एक्यूट डिसीजेज होती है। और अकॉर्डिंग टू रीजन, जैसे हेरिडिटरी डिसीजेज भी होती है। डाउन सिंड्रोम में मैंने आपको बताया है कि क्रोमोजोम जो है एक्सीड करते हैं, है ना, 47 क्रोमोजोम हो जाते हैं। और एक टर्नर सिंड्रोम भी होता है, उसे भी याद रखेंगे, उसमें 45 हो जाती है। तो ये जो है क्रोमोजोम पेयर का जो है, ये आपको याद रखना कितने क्रोमोजोम होते हैं 21st में। तो इसमें 47 होते हैं। और टर्नर सिंड्रोम में ये जो है ना हेरिडिटरी डिसीजेज है, तो टर्नर सिंड्रोम में होते हैं 45। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बने हैं। तो एक्वायर्ड डिसीजेज जो होती है, जो हम एक्वायर्ड करते हैं, जैसे इन्फेक्शियस डिसीजेज है, उसमें 2 टाइप है, सब टाइप्स, कॉमन कोल्ड, फ्लू, और ये जो हमारा कोरोना वायरस का जो कोविड-19 है, ये भी हमारे इन्फेक्शियस डिसीजेज में आता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि कैसी है, तो इन्फेक्शियस डिसीज है जो एक्वायर्ड होती है, एनवायरमेंट से हम एक्वायर्ड करते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज जो होती है ना, डायबिटीज़, हार्ट डिसीजेज जेनेटिकली हमको मिलती है। ठीक है, और एक्वायर्ड भी करते हैं, मगर हमारा फूड हैबिट्स सही नहीं है, टाइमिंग सही नहीं है, तो भी हम एक्वायर्ड कर सकते हैं। और हेरिडिटरी डिसीजेज में क्या आ जाता है, डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत छोटा सा है, लेकिन आपको इनका क्लासिफिकेशन मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कब बनाई गई थी। तो टेक्स्ट बुक में है, सिलेबस में है आपके, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है वो बनाई गई थी। औषधि मीन्स मेडिसिन। ओके, तो मेडिसिन की योजना 1 जुलाई 2015 इंपॉर्टेंट डेट है।
अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ अवेयरनेस डेज, ठीक है, हेल्थ अवेयरनेस डेज भी याद रखेंगे आप। ये हेल्थ डे हमने देखा है 7 अप्रैल को हमें सेलिब्रेट करते हैं, 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करते हैं, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड डोनेशन डे 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 14 नवंबर को, है ना, जो 14 नवंबर है उसमें वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। चिल्ड्रंस डे तो सेलिब्रेट करते ही है, बट वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी हम सेलिब्रेट। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आइसोटोप्स बनते हैं, है ना, एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव होते हैं, तो उनके बहुत सारे यूजेस भी है, डिफरेंट यूजेस, और उस पर हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो यूरेनियम 235 जो सबसे बड़ा है, यूरेनियम 235, ये नंबर भी याद रखेंगे। इसका यूज़ क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये दो इसके मेन यूजेस हैं। सम रेडियो एक्टिव isotopes like cobalt 60, वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ फेटल डिसीज लाइक कैंसर, कैंसर के लिए कौन सा आइसोटोप यूज होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मालूम होना चाहिए आपको, कोबाल्ट 60, ठीक है, जो कि आइसोटोप है। नेक्स्ट है आयोडीन 131, तो आयोडीन का नाम ही ग्वाइटर डिसीज को बताता है ना, लेकिन ये नंबर आप याद रखोगे, आयोडीन 131 जो है आइसोटोप है, वो ग्वाइटर डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए, थायराइड की जो डिसीज होती है ना, थायराइड ग्लैंड की, तो वो जो ग्वाइटर डिसीज है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स, लीकेज इन द अंडरग्राउंड पाइप्स, तो अंडरग्राउंड पाइप्स में लीकेज है कि ये पता करने के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज होता है, सोडियम 24, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सोडियम 24। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन, फ्रॉम माइक्रोब्स के लिए भी यूज होते हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14 इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, है ना, जो आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स जो खुदाई के टाइम निकलते हैं एग्जीक्रेशन के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या एज है, कितना पुराना है, वो पता लगाने के लिए हम C14 आइसोटोप कार्बन का जो है वो यूज करते हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट 60 तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, ओके। नेक्स्ट है देयर इज अ स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन द सी नियर न्यूयॉर्क सिटी, आप सभी को पता है न्यूयॉर्क सिटी में स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन अमेरिका। तो ओरिजिनल सरफेस ऑफ देयर स्टैचू वाज मेड अप ऑफ कॉपर, कॉपर का बना हुआ है ये, एक्चुअल में Cu कॉपर का बना हुआ है, बट नाउ इट लुक्स ग्रीन, बट अब ये जो कॉपर है ना वो ग्रीन होते चला जा रहा है, क्यों ग्रीन हो रहा है, क्या वजह है उसकी ग्रीन होने की, एक्चुअल में कॉपर तो ग्रीन कलर का होता नहीं है, तो ये हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्रीन कलर कॉपर कार्बोनेट, तो ये कॉपर कार्बोनेट जब की लेयर की वजह से ही वो ग्रीन हो रहा है ना, तो ग्रीन क्यों हो रहा है, तो उसका रीज़न है कॉपर कार्बोनेट, ये याद रखेंगे आप नाम, क्यों कॉपर की जो ये स्टैचू है वो ग्रीन कलर की हो रही है, तो कॉपर कार्बोनेट की वजह से, है ना। क्यों होता है, फॉर्म बाय अ रिएक्शन ऑफ कॉपर विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर इन द एयर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जो मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट होता है उसके साथ उसका रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से उसका कोरोजन होता है। तो अब ये याद रखेंगे आप, रस्ट जो है आयरन पे जो लगता है ना, आयरन पे जो रस्ट लगता है वो आयरन, है ना, जंग कहलाता है, तो कॉपर पे जो जंग लगता है ना वो किसकी वजह से लगता है, आपका कॉपर कार्बोनेट की वजह से। और हमने सिल्वर का भी देखा है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से सिल्वर जो है ब्लैक होता है और कॉपर ग्रीन होता है कॉपर कार्बोनेट की वजह से। तीनों भी चीज़ याद रखेंगे आप, एक तो आयरन का, कॉपर का और सिल्वर का। नेक्स्ट है देयर इज एन आयरन पिलर इन द premises of Qutub Minar in Delhi made about 1500 years ago. The pillar is lustrous even after so many years. अब ये जो पिलर बना हुआ है कुतुब मीनार का अभी भी लस्ट्रस है, इसमें कोई आपको कोरोजन या रस्ट नहीं दिखता है, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो बनाने वाले एंगसिस्टर्स थे हमारे, उन्होंने एलॉय यूज़ किया है, यानी एक मेटल का यूज़ नहीं किया है, बहुत सारे मेटल्स को मिक्स करके बनाया है। कौन कौन से मेटल थे वो, इट कंटेन स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस मिक्स इन आयरन, इसी की वजह से आयरन पे रस्ट नहीं लग रहा है, रस्टिंग नहीं हो रही है और वो अभी भी लस्टोरियस है। तो ये आप जो है प्रोपोर्शन है याद रखेंगे, कार्बन, सिलिकॉन और फॉस्फोरस है मिक्स आयरन के साथ, किसमें, कुतुब मीनार में। नेक्स्ट है आपका, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा ही चार्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे हम। देखिए जो ब्लैक सिटी है ना, ब्लैक सिटी सेंडबर्ग को कहते हैं,
In 1948, Sandburg was named as Black City when smoke and soot caused night-like situation during daytime. इतना ज़्यादा स्मोक हो गया था डे टाइम में कि पूरा रात के जैसा दिन लग रहा था, इसीलिए सैंडबर्ग को ब्लैक सिटी भी कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एयर पोल्यूशन की वजह से होता है. और है देयर हैड बीन फॉग इन लंडन ड्यू टू पोल्यूशन 5th and 9 December. Smoke due to burning of coal has been mixed. Dark shadow smoke remained in the city for 5 days. Same situation occurred in 3rd and 6th December 1962. तो फॉग आ जाता है कहाँ पे? लंदन में. 5th और 9 दिसंबर में सबसे ज़्यादा देखा गया था और 3rd और 6 दिसंबर 1962 में भी देखा गया था. और सैंडबर्ग को तो ब्लैक सिटी ही का नाम मिल गया है 1948 में, क्योंकि पूरा ब्लैक हो गया था डे टाइम में. ओके, इम्पॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन. क्यों होता है ये सब कुछ? एयर पोल्यूशन की वजह से होता है. जो ऑटोमोबाइल से धुआं निकलता है, फैक्ट्रीज से जो एक्सेस धुआं निकलता है, पोल्यूटेड, उसकी वजह से पोल्यूशन होता है. ओके, अब बताइए, अब हम देखेंगे एयर पोल्यूशन में जो प्रेजेंट होते हैं ना, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके सोर्सेज क्या है और उनका इफेक्ट्स क्या है. इस पर हमेशा क्वेश्चन देखे गए. प्रीवियस ईयर में तो क्वेश्चन था आई थिंक कार्बन मोनोऑक्साइड पर. तो देखते हैं हम. सल्फर डाइऑक्साइड जो है फैक्ट्रीज से निकलता है, वेयर coal and mineral oil used as a fuel, irritation of eyes, respiratory tract access, mucus, cough and breathe. Carbon monoxide, vehicular and industrial smoke, lower oxygen carrying capacity. Very important. oxygen carrying capacity होती है ना जो blood की, उसको ही कम कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, vehicular smoke, irritation of respiratory tract and lungs. पर्टिकुलर मैटर, वेहिकुलर एंड इंडस्ट्रियल, दोनों जो रीजन है ना सोर्स, वो मेन व्हीकल और इंडस्ट्रियल स्मोक ही होता है, लेकिन इसके इफेक्ट्स अलग अलग है. पार्टिकुलेट मैटर जो है रेस्पिरेटरी डिसीजेस करते हैं, सारी रेस्पिरेटरी डिसीजेज ही है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना वो लोअर कर देता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड की. ठीक है. पेस्टिसाइड्स की वजह, डस्ट की वजह से क्या होता है? सिलिकोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, बीमारी है. पेस्टिसाइड्स की वजह से क्या होता है? प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, मेंटल वीकनेस, डेथ ड्यू टू प्रोलॉन्ग एक्सपोजर. मीथेन, जो इंडस्ट्रियल लीकेज से मीथेन होता है. पॉइजनिंग, स्किन कैंसर, एस्थमा, रेस्पिरेटरी डिसीज, है ना. आर्टिफिशियली जब मीथेन ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होंगी एटमॉस्फेयर में, तो ये पॉइजनिंग ऑफ स्किन कैंसर, एस्थमा और रेस्पिरेटरी डिसीजेज होंगी. सिलिकोसिस जो है डस्ट की वजह से होता है, ये वहाँ के लेबर्स में ज़्यादा होता है, ये एक टाइप की डिसीज़ है. ओके, तो सारा इंपॉर्टेंट है. हमारा इंडिया का जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हमेशा साइंस के पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं. कब हुआ था? तो 2 दिसंबर 1984 में हुआ था, जहां मीथाइल आइसोसाइनाइड लीक हो गई थी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भोपाल में. ठीक है, तो मीथाइल आइसोसाइनाइड का नाम भी आप याद रखेंगे. ठीक है, यहाँ दिया नहीं है लेकिन याद रखेंगे. मीथाइल आइसोसाइनाइड 2 दिसंबर 1984 में हुआ था ये एक्सीडेंट. ओके, नाउ एसिड रेन कैसे फॉर्म होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जो बर्निंग फ्यूल्स होते हैं, उसमें से क्या निकलता है? SO2, NO2 और CO2 गैसेस जो है वो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में. ओके, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, जो एटमॉस्फेरिक एयर के साथ मिलती है, ओके, वो क्या बनाती है ये आप याद रखोगे. कार्बोनिक एसिड बनाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक, इसका फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ. कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO2. ठीक है, CO3, सॉरी, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है. HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड बनता है. सारे एसिडिक है. अगर ये नेचुरली हो रहा है तो एसिडिक नहीं होती है रेन, बट अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आर्टिफिशियली अगर ये ज़्यादा रिलीज होती है गैसेस, तो फिर हमारी जो रेन होती है वो एसिडिक हो जाती है इनकी वजह से. तो ये नाइट्रिक एसिड है. और SO2 की वजह से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका pH हमने देखे बहुत ही कम है, 1 है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है ये. ठीक है, इसकी वजह से हमारी जो रेन है एसिडिक हो रही है. ताजमहल जो है वो येलोइश कलर का होते जा रहा है ड्यू टू एसिड रेन. ओके, तो ये याद रखेंगे आप. जो ऑक्साइड्स में मिलके ये कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, पानी, रेन के पानी में मिलके एसिडिक रेन फॉर्म होती है. नेक्स्ट है पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल. ये आपको ईयर्स याद रखना ज़रूरी है, कौन कौन से ईयर है. जैसे वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट जो बना था 1974 में, तो ये 1974 याद रखना ज़रूरी है. ओके, एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट बना था 1981 में.
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में बना था। ओके, इम्पॉर्टेंट है ये भी। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें डिफरेंस हमेशा पूछता है, तो ये याद रखेंगे आप। इसका साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है और प्रोकैरियोट का 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। ओके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम मोर देन 1, ओनली 1 हमने देखा है। प्रोकैरियोटिक जो है बैक्टीरिया होता है जो यूनिसेल्यूलर होते हैं, ये है ना, यूनी मीन्स सिंगल सेल, ठीक है। और ये जो यूकैरियोट्स होते हैं ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सेल वाले होते हैं। तो याद रखेंगे आप यूनी और मल्टी से, ठीक है। न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ये भी याद रखेंगे डिफरेंस कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियोलस भी होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है जो जेली लाइक लिक्विड होता है ना, मेम्ब्रेन भी होंगी। और इसमें न्यूक्लियोइड्स रिजेंबलिंग न्यूक्लियस है ना, तो वो बहुत ही हल्का और एकदम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, बस न्यूक्लाइड्स की जैसा रिजेंबल करता हुआ न्यूक्लियस होता है। इसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, इसमें नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। प्रेजेंट इन हाईली इवॉल्व यूनिसेल्युलर एंड मल्टी प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो है वो हमारे यूकैरियोट्स है, मल्टी सेल्युलर है क्योंकि। और बैक्टीरिया जो है वो है यूनिसेल्युलर, दैट इज प्रोकैरियोट, है ना, जिसमें कोई मेम्ब्रेन, कोई बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। हमेशा इनके डिफरेंस पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कलर ऑफ प्लांट पार्ट एंड इट्स पिगमेंट। ग्रीन कलर जो होता है क्लोरोफिल की वजह से होता है, ये हमें पता है। ऑरेंज कलर जो कैरेट का होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है, इंपॉर्टेंट है। येलो कलर ज़ैंथोफिल की वजह से होता है। पिगमेंट्स के नाम आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनने के चांसेस है। पर्पल और ब्लू कलर एंथोसियानिन की वजह से होता है। डार्क पिंक बीट का जो कलर होता है वो बेटालेंस की वजह से। नेक्स्ट ये ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मेजर करते हैं हम किसकी वजह से, हेल्प से, स्पाइगोमैनोमीटर, नाम याद रखेंगे, जो ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, वर्ल्ड जो हमारा नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे हम 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, नेशनल लेवल पे 1 अक्टूबर को, याद रखेंगे। एक हेल्दी पर्सन जो है वो 18 इयर्स का होना चाहिए और वो डोनेट कर सकता है 3 to 4 टाइम्स अ ईयर, ठीक है। 18 ईयर का कोई भी यंग फिट हेल्दी पर्सन जो है 3 से 4 बार ईयर में ब्लड डोनेशन कर सकता है। ओके, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 119 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, तो ये भी जो है टेबल याद रखेंगे। सिस्टोलिक जो होता है वो कौन सा होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, दो टाइप के जो एक्टिविटी हमारा हार्ट करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है ना, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओके, तो उस टाइम की आपको ये वैल्यू याद रखना है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, और रिलैक्सेशन के टाइम पे डायस्टोलिक होता है। ओके, ये रिलैक्सेशन का जो है वैल्यूज है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो आपको मालूम ही होना चाहिए, 119 mm एंड 60-79 mm। हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन स्टेज 1 और 2 का ये सारी वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको पता होना चाहिए ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, ठीक है, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक। एक और चीज़ है, ब्लड ग्रुप ए, बी एंड ओ किसने डिस्कवर किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर इन 1900, ठीक है, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए। लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी जो है ना वो किसी और ने डिस्कवर किया था, जो थे डेक्सटेलो एंड स्टर्ली, याद रखेंगे आप। दो साइंटिस्ट है, एक ए बी वाले अलग है और ए बी ओ वाले अलग है। तो लैंडस्टीनर जो है उनको तो नोबेल प्राइज ही मिला था ए बी ओ के लिए, लेकिन डेक्सटेलो एंड स्टर्ली जो है 1902 में उन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप भी डिस्कवर किया था। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हिमेटोलॉजी है जो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड एंड हेमेटोपेटिक ऑर्गन्स, ठीक है, तो ब्लड की जो स्टडी करेंगी वो हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, सीटेट में तो हमेशा देखा गया है, महाटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है,
तो देख लेते हैं हम कौन कौन से इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में। इन द लेबोरेटरी लिटमस पेपर इज़ मेनली यूज टू टेस्ट अल्कली और बेस, एसिड और बेस देखने के लिए हम लोग लिटमस पेपर यूज़ करते हैं। दिस पेपर इज़ मेड बाय द एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकेन, ठीक है। तो लिटमस पेपर किससे बना होता है? एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकेन प्लांट है उसके एक्सट्रैक्ट से बनता है। इट इज़ रेड और ब्लू इन कलर, रेड कलर का होता है। अगर रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू हो जाए तो वो बेसिक नेचर बताएगा, और अगर ब्लू कलर का रेड हो जाए तो वो एसिडिक नेचर बताता है, ठीक है। तो लाइकेन प्लांट का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका फिनोफ्थिलीन। अब ये जो हमारे आर्टिफिशियल है फिनोफ्थिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, यहाँ पे नाम दिए गए हैं मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थिलीन एंड मिथाइल रेड। ये जो आर्टिफिशियल होते हैं लेबोरेटरी में इंडिकेटर एज ए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज बिकम पिंक इन एसिड। इसका हम देख लेते हैं क्या चेंजेस होते हैं। जब लिटमस पेपर को आप ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में डिप करते हो तो वो रेड कलर का हो जाता है, और अगर ब्लू का ब्लू रहेगा तो वो जो है लिक्विड वो होगा बेसिक, अगर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो लिक्विड होगा एसिडिक। अब लिटमस पेपर रेड अगर ब्लू में हो रहा है तो वो हो जाएगा आपका बेसिक, और रेड का रेड ही रह रहा है तो एसिडिक ही रहेगा। मिथाइल ऑरेंज जो है ऑरेंज कलर का इंडिकेटर होता है जो पिंक हो जाता है अगर हमारा सोल्यूशन एसिडिक है तो, और अगर वो येलो हो जाता है तो वो हमारा सोल्यूशन अल्कली है यानी बेस है। फिनोफ्थिलीन जो है वो कलरलेस होता है, लेकिन जब हम उसको एसिड में डालते हैं तब भी ये कलरलेस ही होता है, लेकिन अगर हमारा अल्कली है सोल्यूशन तो वो पिंक कलर का हो जाता है। ये जो चेंजेस है ना ये आपको याद रखना जरूरी है। मिथाइल रेड जो है वो रेड ही रहेगा, है ना, रेड कलर का होता है तो एसिड में भी रेड ही रहेगा, लेकिन अगर बेसिक है हमारा सोल्यूशन तो वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है। इंडिकेटर्स है ड्रॉप के फॉर्म में यूज होते हैं, इम्पॉर्टेंट है। कुछ डोमेस्टिक इंडिकेटर्स भी है जो हमारे घरेलू जिंदगी में डेली लाइफ में हम देखते हैं, है ना। कौन कौन से है वो तो देख लेते हैं क्या है। टर्मरिक, है ना, दिस कलर देख लेते हैं। ऑन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी इंडिकेटर, अगर नहीं है हमारे पास अवेलेबल, नेचुरल इंडिकेटर कैन बी मेड बाय यूजिंग सेवरल डोमेस्टिक सब्सटेंसेस। यू मस्ट हैव सीन येलो फूड स्टेन टर्निंग रेड कलर, है ना, येलो कलर का जो हमारा फूड स्टेन होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। वॉशिंग विथ सोप, जैसे ही हम उसको साबुन से हाथ धोएंगे तो येलो कलर रेड हो जाता है, तो क्या बताएगा ये? एसिडिक नेचर बताएगा। दिस कलर चेंज इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन टर्मरिक एंड अल्कलीन मटेरियल ऑफ सोप। है टर्मरिक एक्ट एज एन इंडिकेटर। अगर हल्दी अगर आप देखेंगे साबुन से आप हाथ धोने पर वो रेड कलर की हो जाती है। नेचुरल इंडिकेटर कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर फ्रॉम रेड कैबेज, ठीक है, रेड कैबेज से भी हम बना सकते हैं। रेडिश टोमेटोज के से भी हम हेल्प से बना सकते हैं। हिबिस्कस एंड रोज से भी हम नेचुरल इंडिकेटर्स बना सकते हैं। तो टर्मरिक का नाम सबसे टॉप पे है, उसके बाद रेड कैबेज, रेडिश टोमेटो एंड हिबिस्कस एंड रोज। नाउ बॉइलिंग पॉइंट का जो ये डिस्क्रिप्शन है आपको याद रखना है, जो 212 फ़ारेनहाइट में होता है बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में 373.15। वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं इस पे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 32 फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में 273 होता है। ओके, नाउ रूम टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में 72 होता है, सेल्सियस में 23 होता है, और केल्विन में 296 होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी पूछा गया है, सेल्सियस में उसकी वैल्यू दी गई है 356.7। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी -38.8। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। नाउ नोट दिए हुए हैं सारे गामा पा और उनकी फ्रीक्वेंसी है, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस है कि सा की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 256, इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखकर याद कर सकते हो। रे 256 कम से स्टार्ट होगा और बढ़ता हुआ जाएगा, तो 280 रे का होता है, ग का 312 होता है, ओके, म का 346, प का 384, ध का 426 एंड नी का 480। सारे गामा पा धा नी, है ना। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आप याद रख सकते हो कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स एंड इट्स यूजेस, तो इस पर भी क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये पीवीसी का फुल फॉर्म है। बॉटल्स, रेनकोट, पाइप्स, हैंडबैग्स, शूज, इलेक्ट्रिक केबल्स, इंसुलेशन, फर्नीचर,
रोप्स एंड टॉयज में यूज होता है। पॉलीस्ट्रीन जो है थर्मो इंसुलेटिंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज लाइक रेफ्रिजरेटर, गियर्स ऑफ मशीन, टॉयज, प्रोटेक्टिव कवरिंग लाइक कवर ऑफ CD एंड DVD। ठीक है, पॉलीस्टीरीन याद रखेंगे नाम। पॉलीइथिलीन जो है मिल्क बैग्स होते हैं। पॉलीप्रोपाइलीन जो है पार्ट्स ऑफ लाउड स्पीकर, व्हीकल्स, रोप, मैट्रेसेस, लेबोरेटरी अप्लायंसेस। तो क्वेश्चन बना था कि लेबोरेटरी अप्लायंसेस किसके बने हुए होते हैं, तो पॉलीप्रोपाइलीन। ओके, इम्पॉर्टेंट है ये भी। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक एंड इट्स यूजेस। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है जो थोड़ा हीट को रेजिस्ट कर सकते हैं, वो उसमें आता है लिस्ट में सबसे पहले बैकेलाइट। ठीक है, जो कैबिनेट्स ऑफ रेडियो, TV, टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, टॉयज, कवरिंग और हैंडल्स ऑफ कुकवेयर्स। तो ये हैंडल्स ऑफ कुकवेयर क्वेश्चन बना था, वो बैकलाइट यूज होता है ना। मेलामाइन जो है डोमेस्टिकली यूजफुल आइटम लाइक कप, सॉसर, प्लेट्स, ट्रेज, सम स्पेयर पार्ट्स ऑफ एयरप्लेन इंजन, तो उसमें मेलामाइन यूज होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल है ये सारे। पॉलीयूरेथेन जो है सर्फिंग बोर्ड्स, स्मॉल बोर्ड्स, फर्नीचर में यूज होता है। पॉलिएस्टर जो है फाइबर ग्लास, टोनर ऑफ लेजर प्रिंटर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। नेक्स्ट है आपका ये 4R का प्रिंसिपल है ना, ये भी याद रखना जरूरी है। इसमें 4R की मीनिंग्स पूछ लेते हैं। तो रिड्यूस मीन्स मिनिमल यूज कीजिए, रीयूज कीजिए चीज़ों को, यूज अगेन, रिसाइकल कीजिए, यूज अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग, रिकवर कीजिए, रिक्लेनिंग। तो ये चारों भी आर का मीनिंग भी आपको याद रखना जरूरी है, क्वेश्चन बने हैं इस पे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी याद रखना जरूरी है। जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो कुछ लॉज बनते हैं, वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमेशा स्मॉल r इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना इंसिडेंस होगा उतना ही इक्वल वो रिफ्लेक्ट होगा। जितनी लाइट यहाँ आएंगी है ना, रिफ्लेक्ट होंगी, उतनी ही जितनी इंसिडेंस होंगी उतना ही उसका रिफ्लेक्शन होगा, इक्वल होता है। ये पहला लॉ है। लॉज पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। द सेकेंड लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में रहना जरूरी है, ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। तो अपोजिट साइड्स में रहना चाहिए। अगर यहाँ से इंसिडेंस हो रही है तो उसके अपोजिट साइड में रिफ्लेक्ट होगी। ये 3 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने के इस पे चांसेस। देखिए यहाँ दिख रहा है आपको इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ ग्लास पे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें यूज होती है ग्लास के प्रोडक्शन में। तो मिक्सचर ऑफ सैंड, सोडा, लाइम एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसको हीट किया जाता है फर्नेस पे, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड मेल्ट्स एट 1700 डिग्री सेल्सियस पे। सो एज अ मेल्ट मिक्सचर एट लो टेम्परेचर, पीसेस ऑफ डिस्कार्डेड ग्लासेस आर एडेड, मिक्सचर एट। ये जो है पूरा प्रोसेस आप एक बार पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, तो ये जो है कंटेंट कौन कौन से यूज होते हैं ना, इंटीग्रेंट्स, वो भी याद रखना जरूरी है। सोडा लाइम ग्लास फाइनली फॉर्म होता है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है, ये डेवलपमेंट इन साइंस सेम इज द केस विद द वर्ल्ड ecosystem. How can we describe the interrelationship between physical and biological factor is one. In 1930 this question was asked a scientist Ray Kaufman. Ecosystem was his answer. His colleagues A.G. Tansel used this. Okay, तो ये साइंटिस्ट के नाम याद रखना जरूरी है कि क्या आंसर दिया था उन्होंने, इकोसिस्टम का डेफिनेशन दिया था A.G. तांसले एंड रे क्लैफमैन ने। ओके, तो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका गिर नेशनल पार्क, जिसमें ना बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि इस पे क्वेश्चन बनते ही है। गुजरात में है, एशियाटिक लाइन के लिए। डैचिंगम जो है कश्मीर में है। ठीक है, रणथंबोर राजस्थान में है। दाजीपुर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में है, यहाँ पे महाराष्ट्र होना चाहिए था। ओके, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में है। काजीरंगा जो है इसका आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कहाँ है और किसके लिए फेमस है। ओके, सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल में है। मेलघाट महाराष्ट्र के अमरावती में है। पेरियार केरला में है। ओके, इम्पोर्टेंट। इस पे हमेशा क्वेश्चन देखा गया है प्रीवियस ईयर में, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, टर्चरी
डिकम्पोजर्स है ना, स्कैवेंजर्स। तो ये भी ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसमें नाम दिए हुए हैं। प्रोड्यूसर्स जो है हमारे प्लांट्स होते हैं, पाइन, सैंडलवुड, टीक, यहाँ पे कुछ नाम है एक्वेटिक प्लांट्स के, और यहाँ पे जो है लैंड प्लांट्स के नाम है। ये लैंड वाले प्लांट्स है और ये एक्वेटिक है। तो दोनों टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो एक्वेटिक हो चाहे वो लैंड के हो। तो जो सारे प्लांट्स होते हैं वो होते हैं हमारे प्रोड्यूसर। ओके, नेक्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर, जो एंड, ग्रासहोपर, स्पाइडर, बटरफ्लाई, एक्वेटिक इंसेक्ट, स्नेल्स एंड एनालिड जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर है। अब इनको जो खाएंगे वो सेकेंडरी होते हैं, कार्निवोर, स्नेक, बर्ड, लिजर्ड एंड जेकॉल। और सेकेंडरी कंज्यूमर जो स्मॉल फिशेज एंड फ्रॉग होते हैं वाटर में। टर्चरी कंज्यूमर जो है टाइगर, फैल्कॉन, चीथा, लार्ज फिशेज एंड हेरॉन्स, क्रोकोडाइल्स। डिकम्पोजर्स जो है एस्परजिलस एंड पॉलीकार्पस, और इसमें बैक्टीरिया और फंजाई वाटर में डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं ना हमेशा कार्निवोर्स होते हैं, जो मीट ईटर होते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है कि मैनी इकोसिस्टम्स आर कंजर्व इन 520 सेंचुरीज बनी है, नेशनल पार्क्स बने हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट हमने सारे देखे हैं। भरतपुर जो है वो एक्वेटिक बर्ड्स के लिए बहुत फेमस है। रणथंबोर जो है राजस्थान का वो टाइगर के लिए फेमस है। गिर फॉरेस्ट जो है एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है, इस पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, काजीरंगा जो है वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए बहुत फेमस है। सो होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, दिस डिस्कशन। सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको प्लीज़ एक बार एग्जाम में जाने से पहले देख के जाइए साइंस स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।